हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर है। क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बच्चों इस सीरीज के अंदर हम लोग हर चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल हो गए, कंसेप्चुअल बेस्ड हो गए, ठीक है, डेरिवेशनल बेस्ड हो गए। वैसे डेरिवेशन की मैंने सीरीज अलग से बना रखी है वन शॉट रिवीजन के अंदर, तो इसके अंदर भी हम थोड़े बहुत डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जो PYQs में आए हुए हैं, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं। दूसरा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। आपको यहां पे एक MCQ दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले डायग्राम को समझो। डायग्राम के अंदर आप ना फोर्स की डायरेक्शन देखो। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब एक दूसरे का अट्रैक्शन कब हो सकता है? जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। अब ऑप्शंस देख के हम समझते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव के अंदर तो एरो दूर दूर जाएंगे, समझ रहे हो बच्चों? पॉजिटिव पॉजिटिव दे रिपेल ईच अदर। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो हमारी पहली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर तीसरे को चेक करो, Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन के अंदर जो Q1 बाई Q2 है, Q1 बाई Q2 इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 1 से क्या है? छोटी है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ना ये केस हो सकता, ना सेकंड केस हो सकता, ना फर्स्ट केस हो सकता। सॉरी, सेकंड नहीं, थर्ड। ना थर्ड केस हो सकता, ना फर्स्ट हो सकता, ना फोर्थ हो सकता। तो हमने जो अभी पढ़ा प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो केस हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन अपना हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 कूलम ऑफ चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज है पहले से, और फिर वो क्या करता है? 5.8 गुना 10 की पावर 18, बच्चों ये 10 की पावर 18 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। इन चारों में से कोई एक चार्ज बन जाता है। अब बच्चों ये कह रहा है गेन करता है। गेन करने का मतलब क्या होता है? उसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो चार्ज कैसे निकालते हैं बच्चों? Q इज इक्वल्स टू NE। हमें इसने बोला है 5 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। 5 गुना 10 की पावर 18, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19। तो इतना चार्ज वो गेन कर रहा है। तो बच्चों गेन करने का साइन क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लूज पॉजिटिव, गेन नेगेटिव। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा माइनस का 0.8 कूलम। और नेट चार्ज पहले कितना है? 1, और आ कितना गया? 0.8। इसको माइनस करोगे 0.20 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। स्टेट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना है, और हमें शो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q इन वैक्यूम विद इन गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप। ये कहता है कि आप ऐसा शो करके दिखाओ कि जो चार्ज होता है किसी भी सरफेस के अंदर वैक्यूम में, वो इंडिपेंडेंट होता है साइज और शेप के। आपको ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ आपको एग्जांपल लेके शो करना है। अब आपको सबसे पहले तो गॉस थ्योरम पता होनी चाहिए। अब गॉस थ्योरम क्या होती है? एवरीबडी नोज। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है एनक्लोज्ड, बंद। अब कोई भी शेप ले लो आप। मैंने यहां पे स्फीयर ले लिया, यहां पे इरेगुलर शेप ले ली, यहां पे क्यूब ले लिया।
अब कोई भी चार्ज किसी भी डब्बे में बंद करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं ऐसे। आपने इसको पढ़ा हुआ है कि इसका फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0 होता है। तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। क्या यहाँ पे कहीं शेप का फर्क पड़ा? आप खुद से सोचो। स्फीयर में भी सेम आंसर है, इरेगुलर में भी सेम आंसर है और क्यूब में भी सेम आंसर है। तो फ्लक्स जो होता है वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये प्लेट्स हैं बच्चों। ये प्लेट आपको दिख ऐसे रही है, बट असलियत में ये ऐसे होती है, ये ऐसे पड़ी है एक दूसरे के सामने। जैसे आप कॉपी को खोलते हो, ये नोटबुक ऐसे पड़ी है, जैसे लाइब्रेरी में लगी होती है ना शेल्फ के अंदर ऐसे। तो आपको यहाँ लिखा होता है पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपको ऐसा लगता है जैसे ये किताब बिल्कुल वो है, मतलब एक स्केल के जैसी चौड़ी लगती है। जैसे आप इसको बाहर निकालते हो अपने हाथ में, तो इतनी चौड़ी इसका फेस हो जाता है। समझ में आ गया? ये देखने का तरीका होता है कि आप कौन सा व्यू देख रहे हो। ठीक है, तो ये प्लेट्स ऐसे पड़ी हैं एक दूसरे के सामने। क्लियर हुआ? अब आपसे ये पूछता क्या है, ये कहता है ये इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। एक पे दी हुई है 2 सिग्मा, 2 पे मतलब दूसरी प्लेट पे दी हुई है -2 सिग्मा, तीसरी प्लेट पे दी हुई है सिग्मा। तो आपसे जानना क्या चाहता है? ये जानना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, गिवन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द शीट एंड 2 सिग्मा टू राइट ऑफ द शीट एंड द प्लस सिग्मा। मतलब लेफ्ट क्या होगा बच्चों? अब यहां पे आप देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपका लेफ्ट ए है, आपका राइट बी है। तो मतलब लेफ्ट पे आपको क्या बताना है? फील्ड बताना है, राइट पे भी बताना है। ठीक है, फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है? मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन तो दे रखी है, एक बार फिर से देखो। ये यहाँ पे ए है, ये 2 सिग्मा है, ये यहाँ पे क्या है -2 सिग्मा है, ये यहाँ पे क्या है सिग्मा है। अब बच्चों, अब इसके ऊपर ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिख लो, एक बार यहाँ प्लस लिख लो, यहाँ प्लस लिख लो। अब इसको करने का तरीका क्या होता है बच्चों? इसको ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले इसके अंदर इसके नाम दे दो। ये 1 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, ये 3 नंबर प्लेट है। अब आपको जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा वो एरो बनाने हैं। प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, माइनस के अंदर जाता है। तो ये प्लस जो पहली प्लेट है, ए पॉइंट के ऊपर 2 सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। मैंने प्लेट को 1 माना है तो E1 लिख लो इसको। अब ये दूसरी प्लेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब ये E2 हो गया। ठीक है, ये तीसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, ये निकलेगा, ये निकलता इसको क्रॉस करता हुआ यहां तक जाएगा। इसका नाम E3 रख दो। अब जो एरो सेम होते हैं उसको ऐड करते हैं, जो एरो डिफरेंट होता है उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। यही मतलब है ना। अब यहां आप खुद देखो, E1 और E3 एक ही डायरेक्शन में है, तो आंसर में देखो E1 और E3 को ऐड करा दिया, E2 जो है वो अलग है, उसको सबट्रैक्ट करा दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। E1 + E3 - E2, ये आपका आंसर हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एरो चेक करने हैं कि एरो कहां जा रहे हैं, बस। बाकी आपका इसके अंदर बेसिक नॉलेज। अब दूसरी बात क्या है, एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? σ/2ε0 होता है, याद रखना। अब यहां 2 सिग्मा है तो E1 कितना हो गया? 2 σ/2ε0। इसके बाद ये -2 सिग्मा है तो यहां पे -2 सिग्मा हो जाएगा। तो मैंने ये सारी वैल्यूज यहां भर दी। आपको याद क्या रखना है, σ/ε0 2ε0 एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आपने किया हुआ है, ठीक है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं किया हो तो यहां से याद कर लो कि ये इसका आंसर क्या होता है, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पकड़ो और सॉल्व कर लो। सिमिलरली डी के ऊपर आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। मैंने वैसे इसके अंदर सॉल्यूशन दे रखा है, फिर भी आप इसको खुद ट्राई करो। नहीं होता तो इस वीडियो को दोबारा देखो। समझ में आ गया? देखना क्या है, एरो देखो कैसे, इससे क्लियर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये कहता है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल हैं ए और बी,
जिसके ऊपर चार्ज है -q एंड +3q, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड सेपरेटली बाय डिस्टेंस d अपार्ट। उसके ऊपर नेचर ऑफ द फोर्स बताना है। कहता है दो चार्जेस है, एक A है एक B है, ठीक है। A तो बॉडी का नाम है, उसके ऊपर चार्ज -q है। B एक बॉडी है, उसके ऊपर -3q है। कहता है जब हम इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इस चीज को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मैंने यहां लिख भी रखा है, यूज कंडक्शन। कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, दो बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में लाए हो, उन दोनों को ऐड करा दो, उसको बटा 2 कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट है आपका। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये फॉर्मूला है बच्चों। दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आए, उन दोनों को ऐड करा दिया, डिवाइड बाय 2। अब आपको क्या करना है, जो चार्जेस उसके ऊपर हैं, QA पे कितना है बच्चों, -q, QB के ऊपर कितना है, 3q, विद साइन यहां लिख लो। अब 3q में से 1q गया, 2q बच गया, बटा 2 है ही। तो आप ये सही सोच रहे हो कि हम इसमें एवरेज ही निकाल रहे हैं, समझ में आ गया। तो आपके पास जो चार्ज आया है लास्ट में, ये जो चार्ज है, ये चार्ज हर बॉडी के ऊपर है। मतलब आपने दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आया, इन दो बॉडीज ने एक दूसरे के साथ चार्ज को बांट लिया, समझ में आ गया, बांट लिया, आधा आधा बांट लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये Q किसके पास आ गया, A के पास Q आ गया और B के पास भी Q आ गया। फिर ये क्या कह रहा है, जब हम इन दोनों को D डिस्टेंस दूर रखते हैं, रख दो D डिस्टेंस दूर, फिर इसका फोर्स कैसा होता है। अब आप ये देखो, ये पॉजिटिव का चार्ज है, अब प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्शन होता है ना। ये इसको धक्का इधर मारेगा, ये इसको धक्का इधर मारेगा, तो ये नेचर पूछ रहे हैं ना बच्चों, तो नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अभी पहले क्वेश्चन में यही किया, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो इक्वल बॉल हैं हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, दे आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। चलो जी बॉल बना लेते हैं, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, दोनों के ऊपर चार्ज Q है। अब बच्चों Q चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी ना, Q चार्ज है तो रिपेल करेंगी, तो हम इसको रिपेल करता हुआ ही बना देते हैं। ये रिपेल कर दिया मैंने ऐसे, इसको ये रिपेल कर दिया, ये इधर जा रही है, ये दूसरी तरफ जा रही है। फिर क्या कहता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन 2। इन दोनों के बीच में हमने एक शीट रख दी। अब बच्चों सोच के देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मान लो आप एक कंघी को सिर पे रगड़ रहे हो, ठीक है, आपके सामने एक कागज पड़ा है, चाहे इसको अभी करके देख लेना। आप कंघी को सिर पे रगड़ते हो और कागज उससे चिपक जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना, आप ना इस कोम्ब को रगड़ने के बाद उस कागज और कोम्ब के बीच में एक प्लास्टिक की कोई चीज रख लेना, कोई भी चीज, ट्रे रख लेना, कप जिसमें हम चाय डाल लेके आते हैं, उस ट्रे को रख लिया। अब आप देखो क्या कागज चिपकेगा, आंसर है नहीं चिपकेगा। इसका मतलब फोर्स का इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया ना, तभी नहीं चिपक रहा। सिंपल सी बात है ना, ये तो था सिंपल प्रैक्टिकल भाषा के अंदर। अब हम अगर बात करें न्यूमेरिकली, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम K को बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू घटती है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको मैंने यहां यूज कर रखा है। अब एक बात को ध्यान रखना, K की वैल्यू एक हवा के लिए होती है, बाकी सब के लिए K की वैल्यू मोर देन 1 होती है। प्लास्टिक है, लोहा है, माइका है, क्वार्ट्ज है, लकड़ी है, कुछ भी है, आप हमेशा ध्यान रखोगे, ये कंघी वाला एग्जांपल याद रखना, कोई भी चीज अगर आप बीच में ले आओगे कंघी और कागज के बीच में, तो फोर्स का इफेक्ट घटेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each 2 मीटर apart, a third charge Q unknown magnitude sign is placed in the line joining and remains in equilibrium. Find the position and the nature of the charge. बहुत आसान है। देखो बच्चों, कहता है कि दो चार्जेस है हमारे पास, एक Q है एक Q है, इसके बीच में कोई तीसरा चार्ज आ गया, ये तीसरा चार्ज आ गया।
अब कहते हैं ये बैलेंस्ड है, ये रुका हुआ है, तो ये कहां रखें कि ये कैसा रहे, ये मेंटेन रहे। अब देखो 2 से 2 मीटर की दूरी पे है ना, 2 मीटर। अब कॉमन सेंस है, ये तीसरा चार्ज 3 नंबर वाला 2 नंबर वाले को और 1 नंबर वाले को रिपेल कर रहा है। ये इसको धक्का मारेगा उधर, ये इसको धक्का मारेगा इधर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आ गया? तो ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा। ठीक है। अब ये वाला अगर मैं यहां से इसके पास रख देता हूं बिल्कुल क्लोज, तो ये इसको ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। आपने पढ़ा हुआ इस चीज को। अब देखो ये मैं कहां रखूं, हम मान लेते हैं हम इन दोनों को यहां से x दूरी पे रख लेते हैं, मतलब किसी भी एक चार्ज से x दूरी पे रख लिया। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होना चाहिए नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि Q, Q और Q। अब सोच के देखो, ये 1 नंबर वाला 3 नंबर वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, भाई तो मेरे पास आ जा। ये 2 नंबर वाला क्या कर रहा है, 3 वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तभी ये बैलेंस रहेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये इसको धक्का मार देगा, ये इसको धक्का मार देगा, ये सिस्टम हिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो साइन कैसा होना चाहिए इसका, नेगेटिव। क्लियर हो गया? चलें आगे। अब अगली बात, अब इसको करने का तरीका क्या होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, इस Q के ऊपर इस Q का जो फोर्स है वो F1 मान लिया, इस Q का और इस Q का फोर्स मैंने F2 मान लिया। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। हम लेट कर लेते हैं X डिस्टेंस पे रखा किसको, बड़े Q को। तो आप एक सिस्टम बन गया QQ, इन दोनों के बीच में X दूरी, और एक सिस्टम बन गया बड़ा Q छोटा Q, इनके बीच में दूरी कितनी है, 2 - x, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी, दोनों के बीच में 2 थी। समझ में आ गया? इन दोनों को बराबर रख दो बटा डिस्टेंस के साथ, आंसर आ गया। ये देखो यहां पे मैंने कर रखा है, तो आंसर आ गया इसका 1। आई थिंक ये है मिड पॉइंट। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो स्काई लर्निंग पे जाओ, इसके अंदर यूनिट 1 है हमारे पास, उसके अंदर मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो बना रखा है इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस के ऊपर, उसमें काफी डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। अगला सवाल है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम का, मास है 1.6 ग्राम, वेलोसिटी दी हुई है 4I, मतलब I का मतलब क्या होता है बच्चों, x एक्सिस, और एट t इज इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द वेलोसिटी जब टाइम 5 सेकंड हो जाता है। तो जो दे रखा है पहले वो लिख लो। माइक्रोकूलम है, चार्ज लिख दिया, 1.6 ग्राम मास लिख लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइक्रो में 10⁻⁶ होते हैं। टाइम की वैल्यू कितनी है, 0 सेकंड है। वेलोसिटी कितनी है, 4। टाइम की वैल्यू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कक्षा 11 याद करो, क्लास 11, उसमें इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, इक्वेशन होती थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सारी बातें याद करो थोड़ी सी मन में। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो क्या कहता है, वेलोसिटी बताओ जब टाइम 5 सेकंड हो जाता है। अब मैंने सारी इक्वेशंस लिख ली। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। टाइमर वेलोसिटी वाला रिलेशन तो पहला है, इसको लिख लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। u दे रखा है 4I, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का फॉर्मूला q इंटू ई भी होता है। इन दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूला बन गया QE/m। q की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 2 माइक्रो दे रखी है, और E आपको दे रखा है ये रहा 80I 60J। जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो, खेल खत्म। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन आ जाए तो क्लास 11th का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है रिंग वाला। ठीक है,
तो ये डेरिवेशन मैंने डेरिवेशन वाले वीडियो में भी डाल रखा है, तो इसका फिर से क्वेश्चन देखो 5 नंबर में आया था ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। और ये कब आया 2020। हर क्वेश्चन के आगे मैंने यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, कब आया हुआ है। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर रेडियस का दे रखा है, तो कहता है कि उसकी डेंसिटी लैम्डा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन, आप x पॉइंट दूरी पे p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और प्रूव करो लार्ज डिस्टेंस के लिए कि रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। बहुत आसान है, ठीक है। एक रिंग बना दिया बच्चों। अब देखो रिंग क्या है, एक बॉडी है, बॉडी आ गई। हमें फॉर्मूला किसका पता होता है, KQ/R²। हमें पता होता है पॉइंट चार्ज का, ठीक है। मैं बार बार ये बात बताता हूं इसके अंदर कि फिजिक्स में जो फॉर्मूला दिया होता है वो पॉइंट चार्ज का दिया होता है, और जब ये बॉडी के लिए निकालने के लिए बोल देते हैं तब हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इन टूल्स को यूज करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है बच्चों। ये बात अगर आप मुझसे पढ़े हुए तो मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताई है ये बात, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल एक एलिमेंट काटना है। इस एलिमेंट को हम पॉइंट बोलते हैं। ये जो मैं यहाँ पे लाल लाल कर रहा हूं बार बार, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर इस तार पे कितना चार्ज है, इस तार पे चार्ज है मान लो Q, ठीक है, Q चार्ज है। तो छोटा सा टुकड़ा, ये जो मैं इसको नीला कर देता हूं, ये नीला टुकड़ा क्या है, DQ। ये DQ यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, ये इसको धक्का मारेगा, भाई तू भाग जा यहाँ से। ये इधर टेढ़ा गया किसी भी एंगल थीटा के ऊपर। अब जब किसी भी एंगल पे कोई वेक्टर क्वांटिटी जाती है, अब E ऐसे गया है तो ये ऐसे हो गया, ये DE हो गया। तो इस एलिमेंट का एक फील्ड का कंपोनेंट cos थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, cos थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, DE sin थीटा। तो DE cos थीटा बच्चों इधर जा रहा है एक्सिस के अलोंग। अगर मैं एक टुकड़ा यहां भी काटता हूं तो ये भी इसको रिपेल करेगा। ये DE हो गया मान लो, ये थीटा हो गया और ये साइन थीटा हो गया। तो साइन वाले कंपोनेंट कटेंगे तो सारा फील्ड कहां जाएगा, cos थीटा के अलोंग जाएगा। मतलब इस रिंग के जितने टुकड़े काटूंगा ना मैं, जितने भी, वो सारे के सारे कंपोनेंट कहां जाएंगे, cos के अलोंग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहां लिख दिया नेट फील्ड कहां जा रहा है, DE cos थीटा के अलोंग। मैंने लिख रखा है सारी बातों को यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये जो छोटा सा DE बना है इसका वैल्यू कितना होता है, K चार्ज DQ/R का स्क्वायर। अब ये दूरी कितनी है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा लो, लगा दिया, ये आंसर आ गया। अब आपको यहां पे इसने लैम्डा दिया है, चार्ज की वैल्यू नहीं दी। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। छोटे से चार्ज के लिए DQ, छोटी सी लेंथ इस चार्ज की DL। तो DQ कितना आ गया, लैम्डा DL। बस DQ की वैल्यू यहां से पुट करो इधर और इसको यहां पे इंटीग्रेट करो, बस खेल खत्म। सिर्फ यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा पीछे जाओ, ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करो सारे को। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, DE। अब DE की वैल्यू डाल दी, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है बच्चों हमारे पास इसमें, ये दूरी x है, हाइपोटेनस ये है, ये लिख दिया। अब रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। इसकी पावर 1 है, 1/2 है, कितना हो गया 3/2। लैम्डा के x। DL क्या होता है बच्चों, छोटा सा टुकड़ा DL है। टोटल वायर की लेंथ कितनी हो गई, सरकमफ्रेंस 2πr हो गया। बस लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ना 2πr नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसको L मान लिया। L की वैल्यू 2πr है बच्चों, याद रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे L लिख लिया, छोटी टर्म्स में निकाल दिया इसको मैंने। फिर लास्ट बात कहता है कि x बड़ी दूर है। अगर ये वाला x इतना बड़ा है तो ये वाला r इसके सामने बहुत छोटू है, बिल्कुल छोटा नन्ना सा। तो ये इसको इतनी दूर है, आपको क्या दिखेगा, ये छोटा सा, ये पॉइंट दिखेगा। तो आंसर कितना आ गया, K λ/x का स्क्वायर। ये आंसर आ गया बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात। कहने का मतलब है x बड़ा है तो इस इक्वेशन में r को नेग्लेक्ट कर दो। क्लियर हो गया। जब r नेग्लेक्ट हो जाएगा तो x की पावर 3 बचेगी ना, क्योंकि 3/2 से कट जाएगा वो। क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अगली बात इसके अंदर क्या आती है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। स्क्वायर शीट है A,
इज लाइंग टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एट z इज इक्वल्स टू a, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द E इज दिस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। एमसीक्यू है बच्चों ये। अब एक स्क्वायर शीट है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो बच्चों ये बना लेते हैं आप, ये x है, ये y है, ये z हो गया, ये है एक्स वाई प्लेन में शीट। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बच्चों, ये इधर होगा, z की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, z में ही जा रहा है ना, के कैप का मतलब z होता है ना, ये इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो देखो साइड, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू डी एस। अगर इसका छोटा सा एरिया ds है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, साइड इसकी कितनी है a, ये दे रखा है यहां पे a, ठीक है, ये साइड a दे रखी है। अब z की वैल्यू भी a दे रखी है, तो z यहां पुट कर दोगे तो a साइड है, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E ds, E की वैल्यू भरी, ds की वैल्यू भरी, इनटू डॉट प्रोडक्ट कर दिया। के कैप क्या होता है बच्चों, के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है, ये 1 आ गया, इनटू 1 लिख देता हूं, और z की जगह a भर दिया, a की पावर 4, a पावर 4 इंटू सी, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं, आप देखो सिंपल है, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आप रख दो, ठीक है। अगला सवाल, अब अगला है कि वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस से निकलता है, माइनस में टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, और यहां से स्टार्ट हो जाना। अब जब जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, अब खत्म होने के बाद ये प्लस में से वापस कैसे निकल सकता है, यही चीज यहां लिखी हुई है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप देयर मस्ट बी ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन द सेम चार्ज। तो इसका मतलब नेगेटिव में से निकल रहा है और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। आप ये भी कह सकते हो कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते मैग्नेट में, बट इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। वाई डू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये कहते हैं कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अगर मान लो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ये पॉइंट है, पहली बात क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसकी डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं। अब इस पॉइंट को P मान लिया जहां पे कट कर रही हैं, यहां पे एक डायरेक्शन बनाई, यहां पे एक डायरेक्शन बनाई। अब देखो बच्चों, सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट की 2 डायरेक्शन बन रही हैं, क्या ये पॉसिबल, आप सोच के देखो, एक पॉइंट 2 जगह कैसे जा सकता है। सेम यही बात मैंने यहां पे वर्ड्स में लिखी हुई है, इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट हैं, विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर हो गया, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। बच्चों जो जो दिया हुआ ना वो सब आप पहले लिख लो, ये लिख लिया। सबसे पहला काम यही होता है न्यूमेरिकल को करने का, जो जो डेटा दिया होता है ना उसको लिख लो, ये लिख लिया सारा डेटा, ठीक है। यहां पे 2a क्यों लिखा है मैंने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो P की वैल्यू Q इंटू 2a होता है, तो डाइपोल लेंथ बोलिए तो मैंने इसको 2a लिख लिया, डाइपोल लेंथ को, याद है ना, माइनस प्लस के बीच में गैप 2a होता है। अब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला याद करो, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू भरी, P निकालना है, E साइन 30, यहां से P निकल गया। क्या कहता है, आप ना चार्ज बताओ, इसका चार्ज इनमें से कितना आंसर आएगा। चार्ज कैसे निकालते हैं, P पता हो तो P पता हो उसको 2a से भाग कर दो, चार्ज आ जाएगा। P कितना है निकाल लिया, लिख लिया। 2a कितना है गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, 0.02 लिख लेना या 2/100 लिख लेना, आंसर आ गया 4 माइक्रोकूलम। बिल्कुल आसान है, हलवा सवाल है। नेक्स्ट है इसके अंदर 13th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों 2020 का सवाल है। इसमें 2 डाइपोल हैं जो 120 डिग्री के एंगल पर रखी गई हैं। व्हाट इज द रिजल्टेंट। अब डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो एक डाइपोल ऐसे रखी है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव यहां जाएगी, ठीक है। और दूसरी डाइपोल कहां रखी है, दूसरी डाइपोल रखी है ये ए बी,
इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर। अब देखो बच्चों इसको ऐसे, अब एक बार मैं इसको ऐसे बना दूं, ये ऐसे है, एक ऐसे है, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री का, इसने दिया है ना, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। इसका P मान लो, इसको P मान लिया। दोनों को P क्यों माना है, क्योंकि ये शुरू में लिख रहा है आइडेंटिकल डाइपोल हैं। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की जगह P लिखो, b की जगह P लिखो, a की जगह P लिखो, b की जगह P लिखो, cos 120 माइनस 1/2, बस भर दिया, आंसर कितना आ गया P, खत्म। रिजल्टेंट डाइपोल कितना आ गया P, आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया बच्चों। फिर उसके बाद अगला पार्ट क्या कहता है, ये टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बच्चों, PE साइन थीटा, PE साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 PE। अब 30 एंगल कैसे आया, ये और देख लो। अगर मान लो ये वाला एंगल 90 है, देखो ये वाला एंगल 90 है ना, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30 ही तो होगा ना। तो डाइपोल में और एक्स में कितना एंगल बनता है 30 डिग्री का, ये आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। समझ में आ गया। अगर रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट अगर 60 डिग्री का एंगल वाई एक्सिस से बनाता है तो 30 से एक्स से बनाएगा ना। आप देख लो, बेशक यहां पे ये जा रहा है ऐसे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एंगल कितना बनेगा 60 बनेगा। तो अगला एंगल कितना बनेगा हमारा, ये वाला, ये वाला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्स एक्सिस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30 ही तो होगा ना, तो मैंने यहां डायरेक्ट 30 लिख दिया। समझ में आ गया बच्चों। तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर है। अच्छा 14वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रीजन ऑफ पॉजिटिव एक्स, ठीक है। इट ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट्स इन सिलेंडर -x रीजन नेगेटिव x। तो हमें ना इसने एक बात बोली है कि एक सिलेंडर है, उसके सेंटर से जो 10 सेंटीमीटर की दूरी है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 200, -10 में जा रहा है -200, ठीक है। आपको करना क्या है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स बताना है और नेट चार्ज बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्लक्स होता है E.ds। अब सेंटर से इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव, इधर वाला हिस्सा नेगेटिव, मतलब राइट साइड है और एक क्या है लेफ्ट साइड है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स की वैल्यू होती है फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट प्लस फ्लक्स ड्यू टू राइट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है E.ds। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है उसका एरिया वेक्टर इधर है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। दोनों ही केस में एंगल 0 आएगा। एंगल कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। देखो ये सिलेंडर है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर है, इसमें इधर है, ये दे रखा है ना E 200 न्यूटन ग्रेटर देन 0, E -200 लेस देन 0, लेस देन 0 नेगेटिव, तो -200 इधर जा रहा है, +200 इधर जा रहा है। समझ में आ गया बस। और यहां पे ना एरिया नेगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में एरिया नेगेटिव ले लेंगे, डायरेक्शन है उल्टी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फ्लक्स की वैल्यू डबल होगी। आंसर आ गया 400 πr का स्क्वायर। समझ में आ गया। इस फेस का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर हो गया ना, सर्कल का एरिया, क्रॉस सेक्शन लेंगे, ये आंसर आ गया बच्चों। अब कहता है इसका टोटल चार्ज कितना होगा, फ्लक्स पता है, चार्ज निकालना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है पाई, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.8 गुना 5 4 10 की -12। आंसर आ गया बच्चों। तो स्टेटमेंट जितनी दिखने में बड़ी है उतना सवाल आसान है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल भी है इसके ऊपर, क्यूब वाला, जैसे ये अगला क्वेश्चन है इस तरह से, उसको भी आपको ट्राई करना है याद से, ठीक है। इस तरह सेम तो नहीं है बट कुछ इस तरह ही है, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। मैं बना देता हूं उसका चित्र, ऐसे है उसका डायग्राम, यूं, ये यहां से दूरी उसमें कुछ दी होगी ए, ये ए होगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। जेई में पूछा गया था एक बार। अच्छा इस सवाल को देखते हैं बच्चों, 2015 का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2x i कैप। अब बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में x दिया होता है, ये x क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जो आप कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ते, बचपन से करते आ रहे हो, x की वैल्यू इतनी, ये हमारा x एक्सिस होता है ना, x क्या होता है, ये जो वैल्यूज होती है ये x ही तो होता है। क्लियर है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और ये डायग्राम गिवन है, आपसे क्या कहता है फ्लक्स बताओ। तो फ्लक्स देखो यहां पे मैं इसको डार्क कर देता हूं, यहां डायग्राम बना रखा है मैंने। एक फेस ये वाला है राइट फेस,
एक फेस ये वाला है लेफ्ट फेस। अब आप सोचो, आप सामने बैठे हो यहाँ पे, जैसे मैं इसको अब लिख रहा हूं, आप इसको देख रहे हो, ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका राइट हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका लेफ्ट हो गया, यही हुआ है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आई कैप है, आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर मैं इस क्यूब का ये फेस ऐसे बना दूं, अब सोच के देखो, ये एक बनेगा ds वेक्टर, एक बनेगा ds वेक्टर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है ना, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 डिग्री का एंगल बना लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए कितना बना 0 डिग्री। बस यही चीज समझनी है आपने। समझ में आ गया आपको क्या समझना है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एंगल समझना है। राइट फेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, लेफ्ट फेस के लिए एंगल कितना बनेगा आपका 180 डिग्री। बस फ्लक्स लेफ्ट फ्लक्स राइट, फ्लक्स राइट की वैल्यू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई की वैल्यू डाल दो 2x, एरिया कितना हो जाएगा इसका क्यूब का फेस का एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो गया, ठीक है 2a क्यूब आंसर आ गया। लेफ्ट फेस के लिए कितना होगा माइनस का एडीएस होगा, माइनस का 2x a स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी है, यहां x की वैल्यू कितनी थी, देखो यहां से ये दूरी कितनी है a है, यहां से इसकी दूरी कितनी है 0 है ना। लेफ्ट फेस कहां है, लेफ्ट फेस x पे पड़ा है और x की वैल्यू कितनी है वहां पे 0 है, खत्म। लेफ्ट फेस 0 हो गया, आंसर कितना आ गया फ्लक्स राइट, ये आपका आंसर आ गया। चार्ज निकालना है ऊपर वाले की तरह, फ्लक्स पता कर लिया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल, अब इस सवाल के अंदर क्या है, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इंटरनल रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटे एरिया। एरिया क्या है, स्फीयर है, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब ये कहता है कि इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, तो पहले तो इनर रेडियस भर लो, ये इनर हो गया, इनर में फॉर्मूला यही बन गया। आउटर रेडियस में कितना हो जाएगा q बटे 4 पाई 2r का स्क्वायर हो गया, आंसर कितना आ गया q बटे 4 पाई 2 दूनी 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 4 चौके 16 बन गया ना। तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, q डिवाइड बाय 16 पाई r का स्क्वायर। बस इन दोनों को भाग कर दो, इन दोनों को भाग कर दो, ये आपका आंसर आ गया, बस खेल खत्म। अगला सवाल, टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट हैविंग द डेंसिटी सिग्मा। ये सवाल मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, ये आप खुद करोगे, क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल सेम मैं करवा चुका हूं सिग्मा वाला शीट वाला। प्लीज इस क्वेश्चन को खुद करें, पहले खुद करें, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैज डेंसिटी, या डेमिटी नहीं आएगा बच्चों, यहां डेंसिटी आएगा, डेंसिटी स्पेलिंग मिस्टेक। डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है ये वाली, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट, ये 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट है, ये शीट है हमारे पास, ये शीट है, इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज शीट ऑन द राइट साइड एज शोन इन फिगर, at which of these points does the magnitude of electric field sigma remain same, sheet remain same that of the point A and Y। अब देखो बच्चों, ये एक शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये कर्व सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। बीच वाला पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये कर्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, शीट की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सारी बातों को भूल जाओ, शीट का आंसर कितना होता है, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। रट लो इस चीज को, सिग्मा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, इसको भर दो, आपका आंसर आ गया। बस ये इतना नन्ना मुन्ना आंसर है आपका, क्लियर है। सिग्मा की वैल्यू डाल दो, और यहां पे ना जैसे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है, अब पता क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 डाल सकते थे आपने ये चीज तो पढ़ी हुई है, इसको 9 गुना 10 की पावर 9 लिखते हैं। तो अब यहां पे ना 4 पाई को ऊपर ले जाओ तो आसान हो जाती है कैलकुलेशन। यहीं पे देखो, मैं अगर लिखता 8.854 10 की पावर -12,
तो ये बड़ा मतलब सोल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 8.854 ये देखो सीधा ऊपर गया, आपके सामने मैंने ये लिख भी रखा है, ये बिल्कुल आसान हो गया। इस वैल्यू को यहां भर दो, आपका आंसर आ गया। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 1/18 पाई, 1/18 पाई और 10 की पावर -15, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी सिग्मा की। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 4 पाई, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ गई और 2 आपका था, ये आपका आ गया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट Q जो है वो पॉइंट जहां पे A है उसका सिमिलर पॉइंट Q है, ठीक है, क्योंकि Q पॉइंट जो है बिल्कुल इसके सीधे सीधे है और फाइनाइट प्लेन शीट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है मिडल के अंदर, मिडल में यूनिफॉर्म रहेगा और जैसे ही साइडों में जाएगा ये कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गया बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs ऑफ द चैप्टर 1। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय, ऑल द